गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को इतिहास का प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है ईंट मनके तथा अस्थियां, ठीक है, या यूं कहें तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आज मैं आप सभी को इतिहास का प्रथम अध्याय का शीर्षक सर्वप्रथम आपको समझाऊंगा। शीर्षक समझाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम अध्याय अर्थात हड़प्पा सभ्यता में मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं सारे पॉइंट को लिख दूंगा कि मैं ये पॉइंट आप सभी को पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता से बिहार बोर्ड में अधिकतम कितने अंक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज इस प्रथम अध्याय को हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता से आपके एग्जाम में मिनिमम तथा अधिकतम कितने अंक पूछे जाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में प्यारे बच्चों मिनिमम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु प्रश्न तथा दीर्घ प्रश्न, इन तीनों को मिलाकर के कम से कम 13 नंबर के, ठीक है, 13 नंबर के अंक पूछे जाते हैं, ठीक है। 13 नंबर तक हड़प्पा सभ्यता से आपको प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं और इसका अधिकतम कम से कम 15 अंक के होते हैं। यूं कहें हड़प्पा सभ्यता से डायरेक्टली कम से कम 13 नंबर का पूछा जाएगा, कम से कम। अब 100 में से 13 नंबर का सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से पूछ लेते हैं बिहार बोर्ड, तो प्यारे बच्चों ये तो 13% हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपके इतिहास में कुल अध्याय की संख्या 15 है। इन 15 में से अकेले हड़प्पा सभ्यता से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? तो 15 नंबर के। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता को आपको घोर करके पी जाना है। इसके अलावे बिहार बोर्ड में तो अधिकतम इस अध्याय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका अध्याय है, जब तक आपको नौकरी प्यारे बच्चों नहीं लगेगा ना, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस अध्याय से यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रकार का आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो कि नॉन टेक्निकल हो, क्या हो? नॉन टेक्निकल हो, उससे इस अध्याय से हमेशा से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसलिए भविष्य में यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस अध्याय को और घोर करके पी जाना है, जिससे भविष्य में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको हड़प्पा सभ्यता भी कुछ इस प्रकार से पढ़ाऊंगा जिससे आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड में तो काफ़ी अच्छे अंक आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आप जब देखिएगा कि 12th के बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे जिसमें हड़प्पा सभ्यता आएगा, बिना पढ़े आपको आंख मूंद करके बड़े आसानी से सरलतापूर्वक आपको प्यारे बच्चों बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यूं तो हो गया हड़प्पा सभ्यता से कितने अंक बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा और मैं किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं जितने भी पॉइंट लिख रहा हूं उसके आधार पर जो मैं बताऊंगा या मैं पढ़ाऊंगा वो मैं अपने आधार से पढ़ा रहा हूं आपके, ठीक है, आपके अध्ययन की सुविधा के लिए मैं पॉइंट को बना करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और ये सारा जो पॉइंट है किसी बुक से आपको मैच नहीं करेगा, सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस करने के बाद ही सारा पॉइंट खुद से तैयार करता हूं और मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को प्यारे बच्चों हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। कितने भाग में पढ़ेंगे? 2 भाग में। आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा कि मुकेश सर हड़प्पा सभ्यता को 2 भाग करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम प्यारे बच्चों जो पहला भाग है
इस पहले भाग में हम लोग देखेंगे, ठीक है। भाग ओ कर देते हैं, ठीक है। इस भाग ओ में हमें क्या पढ़ना है? सर्वप्रथम हमें कुछ बेसिक वर्ड की जानकारी लेना, जो बेसिक जो वर्ड है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ना, यानी कि बेसिक पढ़ना है। बेसिक लिख देते हैं, बेसिक जानकारी, ठीक है। अब ये बेसिक जानकारी क्या है? जैसे प्यारे बच्चों, पूरा तत्व, ये पूरा तत्व क्या होता है भाई, ठीक है, ये वर्ड सुने होंगे आप लोग। पूरा तद्विध, पूरा तद्विध क्या होता है? पूरा वस्तु, ये पूरा वस्तु क्या होता है? अभिलेख, ठीक है, सुने होंगे। शिलालेख, गुहालेख, ये सब वर्ड क्या होता है, ठीक है। उसके अलावे कार्बन 14 विधि, ये कार्बन 14 विधि क्या है, ठीक है। ये जो वर्ड है, अभी जो मैं आपको वर्ड बतलाया हूं, इस वर्ड को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे आखिर ये वर्ड क्या है। तो ये जितने भी वर्ड हैं, इस वर्ड को मैं आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा, और इस वर्ड से भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में कई बार आपको पूछे जाते हैं, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, अभिलेख से क्या समझते हैं, इतिहास अध्ययन में अभिलेखों का क्या महत्व होता है, यानी 2 महत्व बताएं। इस प्रकार से आपको प्रश्न होता है। तो ये जो मेरा बेसिक होगा ना, इससे भी आपको बिहार बोर्ड में प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है। और भी बेसिक वर्ड की बात करें तो आपको जैसे हो गया पूरा तद्विध हो गया, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हो गया। ये पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको वर्ड को समझाऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चे हम लोग वर्ड को समझा देंगे, आप वर्ड को समझ लीजिएगा, तभी तो ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा। नहीं तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे पढ़ा करके क्या फ़ायदा, ऐसे पढ़ करके भी क्या फ़ायदा, ठीक है। तो भाग ओ में सर्वप्रथम हम लोग बेसिक जानकारी जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा वह आएगा, हम पॉइंट बना देंगे इतिहास अध्ययन के स्रोत। पॉइंट हो जाएगा इतिहास अध्ययन के स्रोत, ठीक है। तो भाग ओ में पहला बेसिक जानकारी जान लेंगे। बेसिक जानकारी जानने के बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इतिहास अध्ययन के स्रोत। अब देखिए, जो भी आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका क्या स्रोत है? आप किताब से पढ़ रहे हैं, उस किताब में जो भी लिखा गया है क्या वे सच है? किस आधार पर लिखा गया है? ये इतिहास कहाँ से आया है? कौन आदमी लिख दिया है अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में? आखिर उसको कैसे पता चला अकबर की कहानी या हड़प्पा सभ्यता की कहानी, उसको कैसे पता चला? इनके क्या स्रोत हैं? तो इतिहास का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार इतिहास को गिराया जाता है, नया इतिहास की रचना की जाती है, ये सभी जानकारी हम इस पॉइंट में आपको बताएंगे। इतिहास अध्ययन के स्रोत, कि इतिहास अध्ययन के क्या स्रोत है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, भाग ओ में हम बेसिक जानकारी देखेंगे और इतिहास अध्ययन के स्रोत देखेंगे, ठीक है। अब ये जो इतिहास अध्ययन के स्रोत है प्यारे बच्चों, ये मैं आपको प्रथम इसलिए मैं आपको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आपके NCERT बुक में 12वीं कक्षा में देखिएगा, ये आपको मिक्स करके दिया हुआ है। इतिहास अध्ययन के स्रोत कुछ आपको पहला अध्याय में दिया हुआ है, कुछ दूसरा में दिया हुआ है, कुछ तीसरा में आपको दिया हुआ है। तो आपके किताब में मिक्स करके दिया हुआ है, आप समझ ही नहीं पाइएगा, पेचीदा हो जाता है, समझना काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है, ठीक है। आप जहां ऑफलाइन कोचिंग करेंगे वहां के टीचर भी कुछ इस प्रकार से आपको नहीं बता पाएंगे। इसलिए ये जो पेचीदा है हम आपको पहले ही आपको क्लियर कर देंगे कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी कहां से आ रहा है, यानी इतिहास का जो भी निर्माण हुआ वह निर्माण आपको कैसे हुआ, इसलिए ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
इससे भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इससे आपको इस प्रकार से रहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के किन्हीं 3 स्रोत बतावे, प्राचीन भारतीय इतिहास के किन्हीं 2 स्रोत बतावे, पुरातात्विक स्रोत क्या होती है, साहित्यिक स्रोत क्या होती है। ये सभी जानकारी जो है आपको जो भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो इसी पॉइंट से पूछा जाता है। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत या साहित्य स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है। विदेशी विवरण पढ़ेंगे। इतना पॉइंट हम इसी पॉइंट में पढ़ेंगे। तो आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, विदेशी विवरण क्या होता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों बहुत सारा पॉइंट आपको निकलेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इतना बड़ा अध्याय है, कम से कम इसको समझाने में हमको लगभग 8 क्लास लगेगा। 8 क्लास तक इसको खाली हम समझेबे करेंगे, इतना बड़ा है। और हम इतना अच्छे से समझाएंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है आपको दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। किसी का भी तैयारी करिएगा, सरकारी नौकरी का करिएगा ना, उसमें भी आप हमको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा क्योंकि सर पढ़ाए थे, आज आसानी से काफ़ी ज़्यादा आपको बन रहा है, ठीक है। तो भाग व में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाता है भाग बो। भाग बो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बो, ठीक है। तो देखिए भाग बो में सर्वप्रथम हम लोग परिचय जानेंगे, परिचय करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पहले क्या करेंगे, परिचय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना सभ्यता है। NCERT बुक में देखिएगा तो 2600 ईसा पूर्व लिखा रहेगा, कहीं कहीं 5000 ईसा पूर्व लिखा रहेगा, कहीं कहीं 4600 ईस्वी लिखा रहेगा, सॉरी कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं 2600 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 5000 वर्ष पुराना लिखा रहेगा, कहीं कहीं 4600 वर्ष पुराना लिखा रहेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आप खुद कहिएगा सर जी कुछ किताब में आम लिखल है, कुछ किताब में इमली लिखल है, आप बताइए क्या सही क्या सच है। हम तो कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि 2 किताब है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। इसलिए इस परिचय में ही मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, किस प्रकार का सभ्यता था, कितना पुराना सभ्यता था, इसका समकालीन कौन कौन सा सभ्यता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 4 सभ्यता माना जाता है, एक हड़प्पा सभ्यता, एक चीन की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक मिस्र की सभ्यता, ठीक है। इसका क्या क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल का किस प्रकार का था, यह मेसोपोटामिया से कितना बड़ा सभ्यता था या किस प्रकार आधुनिक सभ्यता था, यानी सारा जानकारी परिचय में हम आपको देंगे। एक परिचय हम आपको समझाएंगे, ठीक है। परिचय समझाने के बाद फिर मैं सेकंड पॉइंट में आपको बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता में खोज की कहानी, खोज की कहानी, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या मैं समझाऊंगा खोज की कहानी। मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका खोज कैसे हुआ, कैसे कैसे खोज हुआ, कैसे कैसे हमारे बीच आया, अस्तित्व में आया, कब आया, ठीक है, इसका घोषणा कब हुआ, ये सारा जानकारी मैं आपको इस खोज की कहानी में आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में हम आपको हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल समझाऊंगा। क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो आज के भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। तो बहुत इतिहासकार का जो मत है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र को लेकर के वो अलग अलग है, ठीक है। तो जो सटीक ऐसा, ठीक है, ऐसा संतोषजनक प्रमाण होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपको संतोषजनक हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। जैसे रंगनाथ महोदय जो सटीक माना जाता है, उनके हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 स्क्वायर फीट था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इसका जो क्या चौहद्दी था सारा का सारा मैं आपको क्षेत्रफल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल को समाप्त करने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा विशेषता, ठीक।
विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का क्या विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या सीख मिलता है, क्योंकि जो भी इतिहास होता है ना उसे कहीं ना कहीं हमें सीख मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता से हम लोग क्या सीखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या विशेषता है। जैसे आप लोग कई बार सुने होंगे स्नानागार सुने होंगे, अन्नागार सुने होंगे, ठीक है, इसका नगर नियोजन प्रणाली, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट है हम लोग विशेषता में देखेंगे, ठीक है। विशेषता को जब हम समाप्त कर देंगे तब हम हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक कोमा आर्थिक कोमा राजनीतिक तथा धार्मिक ठीक है, इन चारों पॉइंट का अध्ययन करेंगे। इसमें से जो आपका धार्मिक है ये एमबीबीआई है, धार्मिक को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, धार्मिक और सामाजिक को, ठीक है। तो विशेषता को जब हम समाप्त कर देंगे फिर हम आपको पॉइंट समझाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक बातों के बारे में आपको बताएंगे, सामाजिक बातों के बारे में बताएंगे कि हड़प्पावासी किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से मनोरंजन करते थे, किस प्रकार से आपको जो है जीवन यापन करते थे, उनका क्या पहनावा था, किस प्रकार से खेती करते थे, अपना फसल को कहाँ रखते थे, नगर का वो नगर कैसे निर्माण करते थे, उसका किस प्रकार का शहर था, कितना भागों में बटा हुआ था शहर, ये सभी जानकारी हम आपको सामाजिक में बताएंगे। आर्थिक में वे किस प्रकार से खेती करते थे, किस प्रकार से व्यापार करते थे, ठीक है, सारा बात बताएंगे। राजनीति में वे किस प्रकार से शासन करते थे, क्या यहाँ राजा होता था कि नहीं होता था, ये सभी बातें राजनीतिक में बताएंगे। जबकि धार्मिक के अंतर्गत हम आपको बताएंगे क्या हड़प्पावासी धार्मिक थे कि नहीं थे, यदि धार्मिक थे तो वो किस देवी देवता का पूजा करते थे, क्या ज़्यादा प्राकृतिक के करते थे, क्या जादू टोना में विश्वास रखते थे कि नहीं रखते थे, ये जो भी जानकारी है वो प्यारे बच्चों में आपको धार्मिक पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा। समझ गए, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों इसको समाप्त करने के बाद फिर मैं हड़प्पा सभ्यता का जो आपका विज्ञान है आपको मैं बताऊंगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा, ये आपको बताऊंगा। फिर इसको समाप्त करने के बाद अंत में मैं हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, पतन। अब इसमें से जो आपको एमबीबीआई कौन सा पॉइंट है सबसे ज्यादा डीप में घोर करके आपको क्या रट जाना है, तो इतने पॉइंट में से नंबर 1 पे पतन, 1 नंबर पे, इससे हमेशा प्रश्न आएंगे, कभी जिंदगी में नहीं कटेगा, जान जाओ, इससे अबे करेगा, इसलिए इसको रट जाना है बाबू, ठीक है, पतन को। दूसरा नंबर में विशेषता, यहां से भी प्रश्न आता है, इसको हम दूसरा नंबर में रखेंगे। बहुत उछल करके आएगा, एकदम उछल की विशेषता से, ये कईयों ने पीछा छोड़ेगा, जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगा ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे भी आता है प्रश्न। उसके बाद ये धार्मिक हो जाता है, खोज क्षेत्रफल खोज की कहानी, उसके बाद सब आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको इसको कॉपी में इसी प्रकार सेम टू सेम अपने कॉपी में बाबू तुम तालिका बना लेना, ठीक है। तालिका कॉपी में इसलिए बना लेना है ताकि यदि बाई चांस हम कोई पॉइंट छोड़ देता हूं तब कमेंट करके बोलिएगा या फोन करके बोलिएगा कि सर जी आप सामाजिक नहीं बताए हैं, आप धार्मिक नहीं बताए हैं, मेरा क्या होगा, जल्दी से धार्मिक बताइए, है कि नहीं। प्यारे बच्चों हम भी तो इंसान है, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कोई पॉइंट हमसे छूट जाता है, हम ठीक है पढ़ाते पर कोई पढ़े से माइंड से निकल जाता है, हमको लगता है कि हम पढ़ा दिए, क्योंकि बहुत सारा क्लास हम लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं ऑनलाइन भी लेते हैं, इसलिए इतना पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको इतना पॉइंट काफ़ी अच्छे से घोर करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये कितना टाइम हो गया, यदि टाइम है तो हम आपको बेसिक आज ही प्रारंभ कर देते हो, रुकिए थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं। अभी टाइम है, तो अभी टाइम है, इसलिए हम आपको आज हम कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आज कपड़ा नहीं लाए हैं, कुछ बोर्ड को साफ कर देते हैं। देखिए इसको प्यारे बच्चों अपने कॉपी में इसी प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अब हम आपको जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी हम आपको प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि पहले हम लोग भागो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भागो पढ़ेंगे, ठीक है।
कमेंट करके लिखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, बेसिक जानकारी बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो प्यारे बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र आपको 5 विषय का 1500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज MBBI BBI क्वेश्चन बताए जाएंगे। अक्टूबर से पहले इस कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। उस गैस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों हम लोग 500 रुपये चार्ज करते हैं, वह आपको फ्री में उस टाइम दिया जाएगा। तो इसलिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। बस इस नंबर पे कॉल कर लेना है और कॉल करके पूछ लेना है कि सर जी हम कैसे ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस नंबर पे जल्दी से कॉल करिए, नंबर है 70 150 45 52, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग बेसिक जानकारी के तहत जो हमारा प्रथम शब्द निकल करके आता है वह प्रथम शब्द है पूरा तत्व। क्या कौन सा शब्द है तो प्यारे बच्चों पूरा तत्व। अब ये जो पूरा तत्व है इसको कर देना है MBBI, सॉरी सब BBI सब नहीं बताएंगे, ये सब नहीं BBI बताएंगे, ठीक है। बस जो पेड कोर्स जो ज्वाइन करेंगे उसी को पता चलेगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। पूरा तत्व, ठीक है। अब आपको जानना है कि आखिर पूरा तत्व क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए, पूरा तत्व जानने से पहले हमें कुछ बातों को जानना पड़ेगा। कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों जानना पड़ेगा। अब देखिए, जो भी हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे वो तो पुरानी बात पढ़ेंगे, है कि नहीं, यानी प्राचीन मानव के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जो प्राचीन मानव था, प्राचीन मानव क्या यानी बाबा जमाना वाला मानव, तो प्राचीन मानव जो अपना वस्तु को उपयोग करता था, यानी प्राचीन मानव का जो भी वस्तु था, अब वस्तु क्या हो सकता है, चाहे जिससे खाना बनाता हो अर्थात बर्तन, ठीक है। तो प्राचीन मानव का जो भी वस्तु था या प्राचीन मानव द्वारा जो भी उपयोग किया जाने वाला वस्तु था, वह वस्तु समय के साथ क्या होता था तो धरती के अंदर से छिप जाता था, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं, ये है पृथ्वी। समय के साथ क्या होता है कि आपको सभी वस्तु जमीन के अंदर दफन हो जाता है। यदि प्राचीन मानव का मान के चलते हैं, किसी का कंकाल है, पुराना आदमी का, किसी का बर्तन है, किसी का सिक्का है, ठीक है। तो देखिए, जो जमीन के, जो धरती के अंदर जो भी वस्तु दफन होगा, अब जरूरी नहीं है कि जमीने के अंदर हो, ठीक है। ये मान के चलते हैं ये मेरा जमीन है, धरती है, ठीक है, धरती है, ये पेड़ पौधा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डॉगी है, ये रहा डॉगी, कैसा डॉगी बना है, मस्त बना है ना, ये रहा डॉगी, थोड़ा सा पूछ ही निकाल देते हैं। और ये जो वीडियो देख रहा है, जो मेरा वीडियो देख रहा है वो है ये, ठीक है, और ये मेरा सूर्य, ठीक। तो ये पृथ्वी है। तो प्राचीन मानव का क्या हुआ, जब पतन हो गया तो प्राचीन मानव मरने के बाद जमीन के अंदर दफन हो गया, गड़ गया। ये उसका कंकाल है, बेचारा मर गया। देखो यहाँ पे ये उसका बर्तन है, सिक्का है, या कोई भी उसका पालतू जानवर का हड्डी है, ये देखो उसका घर, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो प्राचीन मानव है उसका जो वस्तु है वह जमीने के अंदर दफन हो सकता है कि उसका जो सामग्री है वो समुद्र के भी तल में हो, ठीक है, चट्टान के अंदर दफन हो, ठीक है। तो प्राचीन मानव, ठीक है, तो जो भी पुरानी वस्तु है, आम भाषा में कहिए, जो भी पुरानी वस्तु है, चाहे वह समुद्र के अंदर गड़ा हो या तल में हो, चट्टान के नीचे दबा हुआ हो या धरती के अंदर दफन हो, जब इस वस्तु को, ये जो दफन है, मान के चलिए आप अपना एक घर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, घर। अब घर बना रहे हैं, घर बनाते समय कुर्सी देने के लिए खुदाई होता है। अब जैसे खुदाई किए आपको कंकाल मिला, कंकाल के बाद एगो घड़ा मिला, क्या मिला, घड़ा।
और भी सारा वस्तु मिला तो आपको मन नहीं होगा ना, अरे 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 ये तो इतना पुराना है, ये वस्तु कितना पुराना होगा, ये कंकाल कितना पुराना होगा। तो इसके बारे में तब तो नहीं जानते हैं। आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। अब झट से मोबाइल निकाले, 4 बार टिप 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 किए और फोन लगाए। कहाँ फोन लगाए? तो पूरा तदवीर के पास। किसके पास? तो पूरा तदवीर। अब देखिए वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया? पूरा तदवीर। क्या वर्ड है? पूरा तदवीर। अब भाई ये पूरा तदवीर क्या होता है? जैसे देखिए, आदमी जब बीमार पड़ता है तो किसके पास जाता है? तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का काम क्या? तो आदमी जो बीमार हो गया उसका जांच करना, ठीक है। उसी प्रकार वैज्ञानिक का क्या काम? तो खोज करना। उसी प्रकार पूरा तदवीर का काम होता है पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? पुरानी वस्तुओं का, या पूरा तात्विक वस्तु का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? पूरा तात्विक। अब देखिए फिर से नई का वर्ड आया है, पूरा वस्तु। अब पूरा वस्तु कहिए या पूरा तात्विक वस्तु, ठीक है। पूरा वस्तु और पूरा तात्विक वस्तु दोनों एक ही है, ठीक है। अब देखिए जो भी पुरानी वस्तु होगा, जो भी पुराना वस्तु अर्थात जिसका प्रयोग प्राचीन मानव करता होगा, चाहे उसका खुद का कंकाले का ही न हो, तो पुराना वस्तु जो भी होगा, चाहे वो वस्तु समुद्र के तल में हो, चट्टान के अंदर दफन हो, या पृथ्वी के गर्भ में हो। पृथ्वी के गर्भ का कहने का तात्पर्य है पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ हो, यानी भूमि के अंदर छुपा हुआ, वे सभी के सभी वस्तु आपको पूरा तात्विक वस्तु कहलाएगा या पूरा वस्तु कहलाएगा। अर्थात ये जो कंकाल है, बर्तन है, हड्डी है, मुद्रा है, छोलनी है, खुरपी है, ये सब का सब वस्तु क्या हो गया? ये सारा वस्तु हो गया आपको पूरा वस्तु। क्या हो गया? पूरा वस्तु या पूरा तात्विक वस्तु, ठीक। अब जैसे ही ये सब वस्तु आपको जब घर बना रहे थे खुदाई में मिला, आप फोन किए किसको? पूरा तदवीर। तो पूरा तदवीर कोई आदमी होता है मेरे जैसा इंसान। पूरा तदवीर वह होता है जो पूरा वस्तु का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? पूरा वस्तु। पूरा वस्तु मतलब क्या? सामान, यानी पुरानी वस्तु, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है। अब पूरा तदवीर आया, मान के चलो ये हो गया पूरा तदवीर, ठीक है। ये पूरा तदवीर क्या किया? इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो भी जानकारी प्रस्तुत करेगा, ठीक है, जो भी जानकारी देगा वही आपको क्या कहलाएगा? वही आपको कहलाएगा पूरा तत्व। अर्थात पूरा तत्व क्या हुआ? तो पूरा तत्व का मतलब होता है पृथ्वी के गर्भ में जो भी वस्तु छिपा हुआ है उस वस्तु का अध्ययन करना, और अध्ययन करके उसके बारे में बतलाना। अब उसी के तो आधार पर एक नया नया इतिहास का क्या हो जाता है? तो निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझ गए पूरा तत्व आपको क्या होता है? पूरा तत्व, ठीक है। पूरा तत्व का मतलब आपको एक लाइन में परिभाषा देना है कि पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करके उसके बारे में वर्णन करना, ठीक है, उसके बारे में बतलाना ही पूरा तत्व का काम होता है, ठीक है। कहा जाता है कि जो वस्तु जितना पृथ्वी के गर्भ में होगा उसका इतिहास क्या होगा? उसका इतिहास उतना ही गहरा होगा, ठीक है। तो पूरा तत्व समझ गए। पूरा तदवीर वह होता है जो पूरा वस्तु का अध्ययन करता है, अर्थात पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है, चाहे वो वस्तु जमीन के अंदर में हो या चट्टान के अंदर दफन हो, ठीक है। जैसे डायनासोर, जैसे बहुत जीव होता ना जो कि चट्टान के अंदर जाके दफन हो जाता है, या समुद्र के तल में कैसे होगा? जैसे पहले का नाव यूज करता था बाबा जवाना वाला, वो डूब गया तो समुद्र के तल में आपको चला गया, ठीक है। तो आज आप पूरा तत्व समझ गए, पूरा तत्व समझ गए, पूरा वस्तु समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कार्बन 14 विधि बताएंगे, अभिलेख बताएंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत बताएंगे, अर्थात इतिहास अध्ययन के स्रोत बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, उसके बाद एक भी रुपये नहीं लगेंगे। और इसी
1500 में आप 5 विषय का तैयारी इस प्रकार से करेंगे ना, जिस प्रकार से आप ऑफलाइन भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।